हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का अर्थ और विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, है ना। अभिकरण कहो या संस्थाएं कहो या एजेंसी कहो, है ना, ये एक ही बात है। तो राजनीतिक सामाजिक, आइए बच्चों हम पढ़ते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरण। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक तंत्र या राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है ना। ये राजनीतिक जानकारी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है और इस प्रकार राजनीतिक तंत्र की स्थिरता एवं परिवर्तन में राजनीतिक सामाजिकरण का बिल्कुल योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। तो राजनीतिक सामाजिकरण कैसे प्रक्रिया में जो मुख्य बात है वो ये है कि राजनीतिक सामाजिकरण जब व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया होती है तो सामाजिकरण में ये क्या उसको योगदान देते हैं व्यक्ति का राजनीतिक सामाजिकरण करने में। ये अभिकरण ही व्यक्ति का राजनीतिक सामाजिकरण में योगदान देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण कई माध्यमों से होता है, जैसे कि परिवार है, शिक्षा है, आर्थिक सामाजिक धार्मिक संस्था है, राजनीतिक दल है, संचार के साधन है, व्यक्ति का व्यवसाय है। ये सारे अभिकरण हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक सामाजिकरण के इन अभिकरणों में से, है ना। अभिकरणों के द्वारा ही व्यक्ति का राजनीतिक सामाजिकरण होता है। तो मैं बताती हूँ आपको राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरण क्या क्या है ना। राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरण इस प्रकार से, पहला है परिवार। सामाजिकरण की दृष्टि से परिवार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है बालक का जन्म, क्योंकि व्यक्ति का जन्म एक बच्चे के रूप में, बालक के रूप में परिवार में ही होता है सबसे पहले, और वो परिवार में से ही बहुत सी बातें सीखता है ना। और सीख करके वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। उसको परिवार के द्वारा ही ये सिखाया जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। व्यक्ति का समाज से प्रथम परिचय परिवार में ही होता है। अरस्तु ने भी कहा था कि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। तो परिवार दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। परिवार में बड़ों की सत्ता के नियंत्रण का, अधिकारों का, दायित्वों का बोध व्यक्ति को होता है। परिवार में रह कर के व्यक्ति बड़ों से सत्ता, नियंत्रण, अधिकारों और दायित्वों के बारे में सीखता है, जिसके कारण व्यक्ति का जनरल सामाजिकरण के साथ साथ व्यक्ति का राजनीतिक सामाजिकरण भी हो जाता है। परिवार में जिन मूल्यों से परिचित होता है व्यक्ति, वे मूल्य ही व्यापक समाज में पाए जाते हैं और इस प्रकार से परिवार बच्चों को राजनीतिक सामाजिकरण की दिशा की ओर ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्कूल और शिक्षण संस्थाएं। स्कूल या शिक्षण संस्थाएं भी परिवार के बाद में व्यक्ति के सामाजिकरण के विकास में सहायक होते हैं। स्कूल से ही बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, संवेगात्मक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बल मिलता है। जैसे परिवार में बालक बड़ा होता है, वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा केंद्रों में आता है, शिक्षण संस्थाओं में आता है। तो जब बच्चा शिक्षण संस्थाओं में आता है, स्कूलों में आता है ना, तो उसका संपर्क कई समूहों से, कई दलों से, कई संस्थाओं से होता है जो कि व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं, है ना। इन संस्थाओं में स्कूल महत्वपूर्ण अभिकरण होते हैं, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही राजनीतिक सामाजिकरण के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं, है ना। क्योंकि स्कूलों में और शिक्षण संस्थाओं में भी अनेक प्रकार के छात्र संगठन होते हैं। उसमें बच्चों को क्लास के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, क्लास के मॉनिटर का चुनाव किया जाता है और स्कूल के प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। तो स्कूल में रह कर के बच्चे इस बच्चे का भी राजनीतिक सामाजिकरण भी होता है, क्योंकि स्कूल के द्वारा भी राजनीतिक ज्ञान बच्चों को
प्राप्त होता है ना। फिर नेक्स्ट है इसका विकरण समूह या मित्र मंडली। मित्र मंडली स्थानीय समूह भी व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में हाथ बताते हैं। मित्रों तथा स्थानीय समुदायों के बीच में जो भी क्रियाकलाप घटित होते हैं उसमें उसके द्वारा व्यक्ति प्रभावित होते हैं। जैसे निर्वाचन के समय राजनीतिक दल जिस ग्रुप में सक्रिय होते हैं उसका प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों पर पड़ता है ना। दलों के द्वारा लगाए गए नारे सबसे ज़्यादा बच्चों को ही प्रभावित करते हैं। नारे, पैम्पलेट आदि बालकों और वयस्कों दोनों को ही राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। मित्र मंडली समूह, परिवार और स्कूल में सीखी गई बातों की खुली चर्चा होती है मित्र मंडली में, है ना। यह विभिन्न प्रकार की चर्चाओं के केंद्र मित्र मंडली और स्कूल होते हैं। इन्हीं समूह में बालक जब बड़ा होता है तो वो अपने विचार, अपने स्वयं के भी विचार अलग से उसके बनते हैं ना। इस प्रकार से मित्र मंडली में भी बच्चे का राजनीतिक समाजीकरण होता है। फिर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भी व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण है। राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन या अभिकरण कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी के आधार पर सरकारों का निर्माण किया जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, है ना। और उस समाज के लोगों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। राजनीतिक दल दो प्रकार से व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। पहला तो कि व्यक्तियों के घरों तक विचारों को पहुंचाना, और दूसरा राजनीतिक समाज से व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश दे करके, है ना। तो समाज के व्यक्ति भी राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। कोई एमएलए बनता है, कोई पार्षद बनता है ना। और दूसरा राजनीतिक दल व्यक्तियों के घरों पर जा कर के अपनी पार्टी के विचारों को पहुंचाता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल के द्वारा भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतीक। अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रतीक भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। पॉल अब्रामसन कहते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे मई दिवस, गणतंत्र दिवस, परेड आदि समाज में परंपरागत रूप से, राज्य में, देश में और समाज में परंपरागत रूप से मनाए जाते हैं। ये धारणाएं उन राष्ट्रों की एकताओं के लिए, सभी देशों की एकता के लिए आवश्यक होती है ना। इनके कारण ही व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण होता है। देश के प्रति प्रेम पनपता है। जैसे कि ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था और अमेरिका में आध्यात्मिक शासन व्यवस्था बड़े महत्व की है, क्योंकि ये पुरानी राजनीतिक संस्था है। इससे सभी बच्चे परिचित हैं। इन संस्थाओं में गौरव गरिमा को याद किया जाता है ना। भारत में भी 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि यहाँ के नागरिकों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है ना। इस दिन बच्चों की राष्ट्रीय भावनाएं जागृत होती है और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ऐसे दिवस या ऐसे जो दिवस मनाए जाते हैं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं राष्ट्रीय एकता के लिए, है ना। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रतीक भी बच्चे के राजनीतिक समाजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर रोजगार के अनुभव। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति पर अपने रोजगार के दौरान प्राप्त अनुभव का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कार्यस्थल पर व्यक्ति जो भी कुछ अनेक लोगों से मिलता है और अनेक लोगों की संस्कृति, ज्ञान से, विचारों से परिचित होता है, और उससे भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है ना। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मचारियों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, एक नियोजन या संस्था का बॉस जो होता है वो अपने कर्मचारियों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसका प्रभाव सीधा कर्मचारियों पर पड़ता है ना। और ये एक ऐसा परिवर्तन जिसमें बच्चों का लालन पालन प्रजातांत्रिक तरीकों से होता है। उन बच्चों के साथ नियोजक यदि गलत व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से गलत व्यवहारों के कारण कर्मचारियों, बालकों में की मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है ना। तो इस प्रकार से
रोजगार का अनुभव यानी कार्यस्थल पर प्राप्त अनुभव से भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। जैसे कि कर्मचारी गण औपचारिक अनौपचारिक अनेक प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक संगठन बनाते हैं अपने अधिकारों के लिए, है ना। कई प्रकार के क्लब और संगठन का निर्माण करते हैं जिनके जरिए राजनीतिक सूचना और कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल प्रदर्शन किए जाते हैं। इस प्रकार से कार्यस्थल पर भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। फिर जनसंपर्क की भूमिका के द्वारा भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। ये भी एक अभिकरण है ना, क्योंकि वर्तमान समय में सूचना क्रांति का युग है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है ना। यह एक राजनीतिक समाजीकरण का बहुत ही त्वरित माध्यम और अभिकरण है। इसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझने में बहुत सरलता और सहायता मिलती है। प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ छापाखाना, रेडियो, टेलीविज़न की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, वहीं राजनीतिक समाजीकरण भी इन लोगों का तेजी से होता है। जनसंपर्क के साधनों के द्वारा राजनीतिक घटनाओं को दूर दूर तक के लोगों के बीच में ये साधन पहुंचाते हैं और प्रचार और प्रसार होता है। इनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति अनेक प्रकार की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। जनमन का निर्माण भी इन संचार के साधनों के द्वारा ही होता है ना, जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्तियों को बनाता है। इस प्रकार से जनसंपर्क के साधन भी के द्वारा भी व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो इस प्रकार से देखा बच्चों आपने कि ये सारे अभिकरण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है, जिससे राजनीतिक समाज के व्यक्ति नागरिक के रूप में सामाजिकृत होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीतिक ज्ञान, निपुणता, विश्वास, राजनीतिक मानक, राजनीतिक मूल्य, मनोवृत्तियों, संवेगों आदि को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, राजनीतिक जीवन में ग्रहण करता है और राजनीतिक ज्ञान अर्जित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण से युक्त व्यक्ति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने में सक्षम होता है ना। तो इस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण भी निरंतर सीखने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक प्राणी बनता है और राजनीतिक प्राणी बन करके देश का एक अच्छा सामाजिक नागरिक का निर्माण होता है। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।